वेलकम बैक। आप सभी को स्वागत है। अब हम लोग करेंगे एमसीक्यू अकाउंट का कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यू है जो करेंगे और आगे आने वाले समय में आपके लिए वो बेनिफिट होगा। और क्लासेज आपका कंटिन्यू है, कोई भी क्वारी के लिए क्लासेज के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चंस नंबर 1 पे आएंगे और आपको बताना है कुछ क्वेश्चंस इसमें बीएसटी का टाइप हो गया है तो उसका स्किप कर लेंगे, हम लोग समय नहीं मिला था तो वहां पे हम लोग हटा नहीं पाए। क्वेश्चन नंबर 1 आप बताइएगा, निजी कंपनी की विशेषता कौन सी नहीं है। सबसे पहले बताएंगे कि निजी कंपनी की कौन विशेषता नहीं है, वो आपको बताना है। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। कमेंट बॉक्स तो ओपन कर ले, ये तो आपके लिए है ना, कंपनी आपको पढ़ना है। हाँ, अरविंद कुमार का ए ऑप्शन सबसे पहले आ गया है। सभी का ए, डॉली जी, ज्योति कुमारी, संध्या, जूही परवीन। चलिए, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है, क्योंकि जो कंपनी का जो लायबिलिटी है वो आपको असीमित नहीं सीमित होती है। सभी का ए ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं। अच्छा, ये तो बिजनेस स्टडी का है, इसको स्किप कर लीजिएगा। ऐसे डी ऑप्शन है, पियर्सन्स का पार्किंग लॉ नहीं है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आपको बताना है कि शुद्ध लाभ प्लस गैर नगद व्यय इजकल टू क्या है। कल ये आपने किया था ना, शुद्ध लाभ प्लस गैर नगद व्यय को हम लोग क्या कहते हैं, कल किए थे, ध्यान होगा तो बता सकते हैं। सकल लाभ, कर पश्चात लाभ, या संचालक क्रिया से कोष, या आपको वितरण योग लाभ। कल आपने इस क्वेश्चंस को किया था, ध्यान होगा। क्वेश्चंस में ये ऑप्शंस दिया हुआ था, दोनों चीज आंसर के साथ साथ ऑप्शंस भी था। सी ऑप्शंस आ गया। सबसे पहले ज्योति कुमारी का आया, बिल्कुल। आपको गैर नगद एक्सपेंसेस जैसे डिप्रिसिएशन हो गए, जो आपको एक्चुअली कैश में अमाउंट हटा नहीं है, तो वो जो अमाउंट एक्चुअली जो संचालन से जो कोष आपको प्राप्त हुआ, वो ये हो जाएगा नेट प्रॉफिट प्लस अपना गैर कैश। मेरा भी पढ़े, अच्छा आपका भी पढ़े, कहाँ कमेंट था जी। आप ही लोगों को तो कमेंट आता है कि जाति का नाम नहीं पढ़ना है। मेरा था पहले, अच्छा परवीन जी का पहले सी ऑप्शन था। कोई नहीं, आप बुरा मत मान जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं। पहले हम बुरा मानते थे स्टार्टिंग, आप तो आप लोग भी बुरा मानने लगे हैं। कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे और बताइएगा। कुछ इस तरह से क्वेश्चन है और नॉर्मली चलेगा, अकाउंट में चल जाएगा निम्नलिखित विचार कीजिए, व्यवसाय के निष्पादन का संक्षिप्तीकरण, व्यवसायिक लेन देन का विश्लेषण, परिणामों को विवेचना और लेखांकन, लेन देन का लेखांकन। तो जल्दी से इसका कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इंग्लिश में क्वेश्चन बोल देते हैं, इंग्लिश में कहाँ से उतना इंग्लिश नहीं आता है ना जी। एक्टिविटी क्रियाएं है जो आपको अरेंज करना है, आपको समराइजिंग, एनालिटिकल या निर्वाचन, आपको क्या कहते हैं इंग्लिश में, लेखन, अकाउंटिंग लेखन। तो बी ऑप्शंस जिनका है वो सही है। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, लेन देन का लेखन करेंगे, उसके बाद हम लोग विश्लेषण उसका कर लेते हैं, और उसके बाद संक्षिप्तीकरण समराइजिंग कर लेंगे, और उसके बाद हम लोग निर्वाचन सबसे लास्ट में कर लेंगे, परिणामों का निर्वाचन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, ज्यादा मेजर क्वेश्चंस बीएसटी में मैच करेगा, लेकिन अकाउंट से संबंधित कुछ लेन देन बुझाया तो हमने आपके लिए उठा के लेके चले आए। चलिए कोई नहीं, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे करते हैं। एक कंपनी के संदर्भ में रचनात्मक सूचना सिद्धांत, ये तो आपका नहीं है, रन दीजिए इसको। चलिए 6 नंबर बताइएगा कि साझेदारी जब भंग किया जाता है तो ख्याति खाते को बंद किया जाएगा, स्थानांतरण करके साझेदारी की पूंजी खाता में, पुनर्मूल्यांकन खाता में, लाभ हानि खाता में, वसूली खाता में। तो जल्दी से कमेंट करके आपको बताना है कि जब साझेदारी जब भंग होगा, यानी साझेदारी भंग हो रहा है, डिजॉल्व हो रहा है, ख्याति खाते को बंद करेंगे तो कहां पे ट्रांसफर करेंगे, साझेदार के पूंजी कैपिटल में करेंगे, या पुनर्मूल्यांकन खाता में, लाभ हानि खाता में, या डी। सभी का डी ऑप्शन था जिनका सही है, क्योंकि नॉर्मली जब हम लोग साझेदारी भंग करते हैं यानी ओवरऑल इसको बंद कर रहे थे, तो जितनी भी अमाउंट रहता है उसको हम लोग कहाँ पे भेज देते हैं, वसूली खाता में भेज देते हैं। चलिए, अब यहाँ पे बताना है प्रायो शब्द का सम्मिलित किया जाता है, यानी रिसीवेबल, इसको इंग्लिश में कहते हैं। रिसीवेबल शब्द जो है वो सम्मिलित किया जाता है केवल व्यापारिक लेन देन में, व्यापारिक देनदार में, व्यापारिक देनदार एवं प्राप्त बिल में, लेनदार या देय बिल में। तो सी ऑप्शन सबका आ गया है सही।
रिसीवर के नाम से पता चल गया कि डेटर्स और आपको बिल रिसीवर्स सही ऑप्शन होगा। सभी का सही ऑप्शन है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। बताइएगा, फर्म के एकीकरण होने पे संपत्तियों एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन होने से लाभ होता है। क्या कहते हैं, फर्म का एकीकरण होने से जो भी एसेट्स और लायबिलिटी है उसका हम लोग रिवैल्यूएशन करते हैं। तो रिवैल्यूएशन करते हैं तो जो भी लाभ होगा रिवैल्यूएशन से वो किनको देंगे, हम लोग साझेदारों की पूंजी खाता में हम लोग क्रेडिट कर देते हैं। क्या कर लेते हैं, साझेदारों की पूंजी खाता में। सभी का बी ऑप्शन है, बहुत अच्छी बात है, सभी का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग चलेंगे और आपको बताना है कि अस्थायी संपत्ति की स्थिति विवरण में ऐतिहासिक लागत के आधार पर दर्शाया जाता है। तो ये कौन सा लेखांकन से काम करती है वो आपको बताना है। ऐतिहासिक लागत में जब बैलेंस शीट की बात करते हैं तो आपको गोइंग कंसर्न पे रूढ़िवादिता में आएगा। अस्थायी संपत्ति की जो लागत है ऐतिहासिक लागत पे हम लोग करते हैं तो गोइंग कंसर्न है ना, कि हमें पता है कि ऑन गोइंग हम लोग को चलने वाली है, इसलिए हम लोग लागत पे लिखते हैं ना कि मार्केट प्राइस पे लिखते हैं। चलिए, ये ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। सीमित साझेदारों की आशा है, क्या है सीमित साझेदार का क्या अर्थ होता है वो बताना। यानी लिमिट पार्टनरशिप का क्या अर्थ है, साझेदारों की संख्या लिमिट हो गया, या साझेदारों की देयता सीमित होगा, या साझेदारों की देयता सीमित होंगे, या एकत्रित की जाने वाली पूंजी की राशि सीमित हो गई। बताना साझेदारों की संख्या सीमित है या कुछ साझेदार का, सभी साझेदार का देय लिमिट होगा, वो आपको बताना है। सी ऑप्शन आपको सभी साझेदार का जो देयता है वो सीमित होगा। लिमिट साझेदारी का मतलब है कि जो भी उनकी लायबिलिटी है वो क्या होता है, सीमित होती है, यानी जितने भी पार्टनर होंगे सबके लिए वो लागू होगा। चलिए, सी ऑप्शन सभी का जो कि बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। विकसित, चलिए यहाँ पे बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, ये भी क्वेश्चंस आपको आगे कर लें। चलिए ठीक है, निजी संपत्ति के लिए वैधानिक शब्द ये आपके लिए तो ऐसे है नहीं। चलिए बताएंगे यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 13, बैंक अधिविकर्षण होता है, पीडीएफ हम आपको डाल देंगे, वो देख लीजिएगा, आंसर के साथ है। बताना है, बैंक अधिविकर्षण होता है चालू संपत्ति, चालू दायित्व या तरल दायित्व या बैंक शेष। तो सभी का सही ऑप्शन आ गया, बी ऑप्शन राइट है। प्रीति दास जी का भी बी ऑप्शन आया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, संशोधित लेखांकन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अनुसार स्थिर संपत्तियों को क्रय किया जाता है परिचालन के लिए, विनियोग के लिए, वित्तीयन के लिए या रोकड़ अंतर प्रवाह के लिए। अच्छा, डी ऑप्शन सुषमा जी कैसे आ गया बताइए। अकाउंटिंग ऐसे आज हम लोग संपत्ति को परचेज करते हैं तो ऐसे भी हम लोग क्या कहते हैं, नियोजन क्रियाएं होगा ना। डी कैसे हो, रोकड़ प्रवाह अंतर, रोकड़ का अंतर प्रवाह। अच्छा, रोकड़ का अंतर प्रवाह का मतलब क्या हुआ कि जो कैश है वो कंपनी में आ रही है तो वो संपत्ति क्रय कीजिएगा तो कंपनी में कैश आएगा। अंतर प्रवाह मैंने इनफ्लो हुआ ना, कि संस्था में कैश आ रही तो ऐसे भी खत्म हो जाएगा। ऑपरेटिंग में थोड़े ना किनेंगे, और वो इन्वेस्टिंग में आ जाएगा, फाइनेंसिंग में तो आएगा नहीं, इन्वेस्टिंग में आ जाता है। इन्वेस्ट करते हैं ना, संपत्ति परचेज किए मतलब इन्वेस्ट किए, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर, हाँ क्लियर है। किन्हीं का बी आया था, डॉली जी का सी, खुशबू झा जी का बी आया, किन्हीं का नहीं आया था। तो सिंपल अकाउंटिंग के अंदर 3 तो दिया हुआ है, लेकिन नॉर्मली अपने को देखना है ना कि स्थिर संपत्ति को हम लोग क्रय कर रहे हैं। अब जो एसेट्स हम लोग परचेज करते हैं फिक्स एसेट, तो वो इन्वेस्टमेंट में आ जाता है। चलिए, क्लियर नहीं है तो क्लियर नहीं है तो क्लियर होना पड़ेगा ना। देखिए, वो कैश इनफ्लो नहीं होगा, ऑपरेटिंग में जो व्यापार को संचालित करने में था, फाइनेंसिंग में जो आपने फाइनेंस के रूप में यूज कर रखा जो कैश वैसा है, और इन्वेस्टिंग का मतलब इन्वेस्टिंग जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, 3 ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। तो इन्वेस्टिंग के अंतर्गत आपको विनियोजित क्रिया में आता है ना, फर्नीचर उर्नीचर जो लेते हैं। ठीक है, अच्छा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैश फ्लो 3 है वो तो ठीक है ना। कैश फ्लो 3 के अंतर्गत पूछा क्या गया, आगे देखिएगा ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अनुसार स्थिर संपत्तियों को किराए को क्या मानेंगे वो बताना है। तो रोकड़ का इनफ्लो हो जाएगा, यदि परचेज हम लोग करते हैं,
परचेज के, ये आपकी संस्था कुछ संपत्ति परचेज के, तो कैश का इनफ्लो होगा, कैश का यहाँ पे आउटफ्लो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैश का आउटफ्लो हो जाएगा। जो स्थिर संपत्ति के किराए को माना जाएगा इन्वेस्टमेंट क्रिया के अंतर्गत इसको ले जाएंगे। इनफ्लो रहता, आउटफ्लो रहता तब ना। चलिए यहाँ पे बताइए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका कि यदि कारखाने मैनेजर को लाभ को 10% कमीशन उसका काट के दिया गया, ये भी ध्यान रखिएगा, नॉर्मल कमीशन नहीं है, उसको देने के बाद जो लाभ था, लाभ का 10% कमीशन काट कर मिलता है। जो लाभ माने मान लेते हैं 100 रुपया, इसका जो कमीशन 10 रुपया था, इसको काट के इनको मिलता है, ठीक है। तो लाभ, यदि लाभ आपको 2200 रुपया है तो कमीशन कितना होगा? तो सिंपल आपको पता था कि काट के मिलेगा, यानी 2200 रुपया प्लस जो कमीशन है 100 प्लस कमीशन का रेट इंटू 10 हो जाएगा। क्लियर? अब इससे आप निकाल लेंगे। कल वाले जो क्वेश्चन था कमीशन वाला वो इसी तरह से था। तो टोटल अमाउंट और जो रेशियो था वो इसका बेस कितना है? 100 प्लस 110 पे है, मैंने नॉर्मली जो काट लिए हैं वो आपको क्या है 100 प्लस 110 इसमें लाभ में से काटना था। कमीशन जो मिलेगा वो काट के मिलेगा, मतलब ये जो नॉर्मली जो बेस इसका है 2200 रुपया 110 के बराबर है, और 10% के हम लोग को निकालना है। 11 दूनी 22, 220 रुपया। क्लियर है? ये ऑप्शंस। आगे बढ़े। शेयर की जब्ती के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है वो बता रहा है। शेयर्स को हम लोग फॉरफीच कर रहे हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही नहीं? जब्त यानी फॉरफीच किए गए शेयर को छूट अथवा प्रीमियम पे पुनः निर्गमित किया जा सकता है, सही बात है। शेयर को जब्त किया गया, क्या शेयर्स को आप लोग क्या किए? जब्त किए हैं, और अनियमितता से नए क्रेता का अधिकार प्रभावित नहीं होता है। आगे देखेंगे, जब्त किए गए शेयर्स को पुनः निर्गमित किए गए आवंटन विवरण में पंजीकरण के लिए पास दाखिला करना पड़ेगा। आगे देखें, जब्त किए गए शेयर्स को निपटाने से पूर्व बोर्ड चूक करने वाली पुरानी शेयर्स को जब्त को रद्द करके प्रार्थना पत्र पे विचार करना होगा। तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन होगा। तो नॉर्मली जो शेयर जब्त करते हैं तो उसका कौन सा ऑप्शन सही नहीं है वो आपको बताना है। तो पंजीकरण हम लोग कहीं पे नहीं करते हैं, सिंपल ध्यान रखेंगे। डी ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिए ना कि शेयर्स को हम लोग पुनः इशू करते हैं, तो विवरणी कंपनी में पंजीयक के पास दाखिल की जाती है, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। आगे देख लेते हैं, शेयर जब्त किया गया, अब विक्रय से किसी अनियमितता से क्रेता के अधिकार को प्रभावित नहीं होता। नॉर्मली जो शेयर जब्त करते हैं उनका किसी प्रकार का अनियमितता है तो उसको हम लोग जब्त कर लेते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन 17 देखेंगे कि किसी साझेदारी फर्म में अधिकतम साझेदारों की संख्या का प्रावधान किसके अनुसार हुआ है? कंपनी अधिनियम, या आप तो 2013 इसको कर लेंगे, या पार्टनरशिप एक्ट 1932, साझेदारी अधिनियम 1932, संविदा एक्ट 1872, इनमें से कोई नहीं। अच्छा बताइए तो, सब ए ऑप्शंस दिए हैं, डांट सुनने के मन है? अब बी ऑप्शन आया, अब एग्जाम में वहां पे कौन बोलेगा ये बात? सभी का भी आया, कंपनी एक्ट के थ्रू बताया गया ना। नॉर्मली तो अब प्रावधान जो है वो कंपनी एक्ट में, देखिए सिंपल पार्टनरशिप एक्ट 1932 में मिनिमम पार्टनरों का विचार किया गया कि मिनिमम आपको 2 हो सकते हैं, मैक्सिमम के बारे में कुछ नहीं कहा गया, ये हमने आपको पढ़ा रखा था, ठीक है। और क्वेश्चन से अब उम्मीद करते हैं कि क्लियर होगा। मैक्सिमम की बात करेंगे तो पार्टनरशिप में मैक्सिमम के बारे में कंपनी एक्ट के थ्रू, कंपनी एक्ट में बोला गया, तो कंपनी एक्ट 1956 में बोला गया था, 2013 में बोला गया। अभी जो पार्टनरों की मैक्सिमम संख्या आपको पता है कि 50 है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट रख रखी है, लेकिन कंपनी एक्ट 2013 में मैक्सिमम 100 तक जा सकता है, ये भी हमने पढ़ा है ना, ध्यान में आ गया होगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट पे आएंगे 18 नंबर क्वेश्चन, इसको कर लेंगे 1 लाख रुपया, क्योंकि नीचे अमाउंट के हिसाब से ये हो जाएगा 1 लाख की अधिमान अंश पूंजी। चलिए अधिमान अंश मतलब प्रीफरेंस शेयर्स हो गया, ठीक है, को शोधन करने के लिए प्रत्येक 10 रुपए के 5000 शेयर्स 10% के निर्गमित पे दिया जाता है, तो पूंजी शोधन संचय में कितना ट्रांसफर हम लोग को करना चाहिए? नॉर्मली क्वेश्चन दिया हुआ
कि 1 लाख रुपया के प्रीफरेंस शेयर्स है, कितना का, 1 लाख का प्रीफरेंस शेयर्स है, इसको हम लोग को रिडीम करना है तो 5,000 शेयर्स देते हैं। क्या देते हैं इसको, शेयर्स देते हैं, इक्विटी शेयर देते हैं। क्या देते हैं, इक्विटी शेयर्स, इसको 5,000 देते हैं। बट ये जो शेयर्स था वो 10 रुपया का शेयर्स था, लेकिन इसको डिस्काउंट पे दे दिए हम लोग, 9 रुपया पे दिए। तो 5,000 शेयर के रुपया के हिसाब से, 9 रुपया के हिसाब से, मतलब 4500 रुपया इसको पेमेंट कर रहे हैं हम लोग शेयर से, ठीक है। बट हम लोग को पेमेंट कितना करना था, 1 लाख पेमेंट करना था, 1 लाख, और 45,000 रुपया हम लोग दे रहे हैं इक्विटी शेयर से इनको, क्योंकि 10 रुपया का शेयर था, 5,000 शेयर, बट 10% डिस्काउंट दे दिए, मैंने एक्चुअल अमाउंट इनको प्राप्त कितना होगा, 4500 से, मतलब 5500 रुपया जो और हम लोग को रिजर्व में रखना पड़ेगा। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन है। क्लियर है, सी ऑप्शन सभी का आ गया था। क्वेश्चन समझ में आ गया, आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन आगे है, अग्रिम प्राप्ति आय क्या है, यानी एडवांस रिसीव जो आपको होता है, एडवांस जो इनकम है वो आपको संपत्ति है, आय है, दायित्व है, उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो आपको एडवांस इनकम मतलब आपके लिए लायबिलिटी हो गया, कोई भी एडवांस पैसा आपको रखने के लिए देता है तो आपके लिए लायबिलिटी हो गया ना, क्योंकि उनको चुकाना है। सी ऑप्शन सही का ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन आपके सामने है, सार्वजनिक कंपनी के अंशधारियों का दायित्व निम्न सीमा तक सीमित होता है। अब बताना है कि सार्वजनिक पब्लिक कंपनी आपका, उसकी जो अमाउंट है वो कहाँ तक सीमित रहती है, चुकता मूल तक, अंकित मूल तक, और अंशधारियों की निजी संपत्ति तक, या अंशों की मांग राशि तक। अच्छा जल्दी से कमेंट कीजिए, सी कर रहे हैं का। अच्छा ए ऑप्शन आया चुकता मूल तक, एक का ऑप्शन आया ए, सुरभि जी पेड ऑप्शन दिए हैं, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। देखिए नॉर्मली बोला जा रहा है कि पब्लिक कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी लायबिलिटी कितना है, ये कह रहे हैं कॉल तक, मांग मनी मतलब कॉल मनी आ गया, डी ऑप्शन। जूही परवीन जी बी ऑप्शन, संध्या कुमारी बी ऑप्शन, जो कि बिल्कुल राइट है। नॉर्मली एक शेयर होल्डर्स की कंपनी में कितना लायबिलिटी रहता है, जितना उनको शेयर्स का अंकित मूल्य रहता है, जितना पे उन्होंने शेयर्स खरीदा वहां तक, यानी इन्होंने अंकित मूल्य 10 रुपया का शेयर था और इन्होंने 10 रुपया पेमेंट कर दिया तो कहानी खत्म हो गया। पेड का मतलब हुआ कि 10 रुपया का शेयर था, ये 4 रुपया ही पेड कर सकता है, 3 रुपया पेड कर सकता है, तो थोड़े ना, इनको तो 10 के लिए एलिजिबल है ना कि 10 रुपया इनको देना है। मांग कॉल भी होगी ना, 2 रुपया 3 रुपया मांग सकते हैं। तो क्या ध्यान रखिएगा कि पब्लिक कंपनी के लिए या कंपनी के लिए नॉर्मली ध्यान रख लेंगे कि जो दायित्व है शेयर होल्डर्स का वो कहाँ तक लिमिट है, आपकी जो फिक्स अमाउंट प्राइज है, जो शेयर्स का प्राइज है, उस शेयर्स के प्राइज आपको पेमेंट करना होगा। यानी 10,000 का शेयर खरीद रखा तो आपकी लायबिलिटी 10,000 तक है, ठीक है। यानी जो शेयर्स का एक्चुअल जो अंकित मूल्य है उस पर होगा, जितना का शेयर्स आपने खरीदा उनका फुल मूल्य आपको पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे तो ऑप्शन में अंकित मूल्य तो अंकित मूल्य, लेकिन जितना का शेयर खरीदा उतना शेयर्स आपको देना पड़ेगा, प्रीमियम पे भी तो वो भी देना पड़ेगा। चलिए अब फिर से वो क्वेश्चंस आ गया है और उम्मीद करते हैं अब इसको बना देंगे, 3-4 दिन से ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहा। यदि लागत पे 18,000 रुपया है, लागत क्या है 18,000 रुपया, लागत पे लाभ 33.33% है, तो लाभ क्या होगा, तो कॉस्ट पे लाभ आपका 1/3 है, कितना है 1/3 है, और कॉस्ट आपको दिया हुआ है तो लाभ बता दिया, तो कॉस्ट यहाँ पे लिख देंगे 18,000 का 1/3 6,000। सी ऑप्शन आ गया सभी का, सी ऑप्शन खुशबू झा जी का ही अभी आया है, ठीक है। सी ऑप्शन सिंपल दिया हुआ था कि लागत पे दिया हुआ है और लागत आपको दिया हुआ, तो कॉस्ट सेल वेल को निकालने की जरूरत है नहीं, कॉस्ट पे दिया हुआ, कॉस्ट है तो उसका परसेंटेज निकाल लिए। चलिए और आगे करें, बताइएगा निम्नलिखित में से किसे आर्थिक चिट्ठा के संपत्ति पक्ष में दिखाया जाएगा, प्रारंभिक व्यय, आउटस्टैंडिंग व्यय, किसको दिखाएंगे वो आपको बताना है, दो ही ऑप्शन से बता लीजिए। बी ऑप्शन, अच्छा आउटस्टैंडिंग रेंट है, ठीक है। तो ये एसेट साइड में कहीं पे देखे हैं आप, एसेट साइड में आउटस्टैंडिंग रेंट को लिखे हैं, किराया आपको क्या था, आउटस्टैंडिंग है मैंने बकाया किराया है, ले नहीं रहे, देने वाली बात है यहाँ पे, किराया आपको देना था, ठीक है।
और आपने यदि किराया कंपनी लगा रखी होती, उनसे लेना था तो उस हिसाब में ठीक है। लेकिन यहाँ पे नॉर्मली जो इसके लिए क्वेश्चन है, जो भी प्रारंभिक एक्सपेंसेस या प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं उसको हम लोग ऐसे साइड में लिखते हैं मिसलेनियस के अंतर्गत। ठीक है संध्या जी, आगे देखते हैं। ए ऑप्शन, परवीन जी ए ऑप्शन होगा इसका। कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना, वो गलती उलती तो होते रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस करके हम लोग लास्ट कर लेंगे, और बाकी आपको पीडीएफ अपलोड कर देंगे, वहां से कर लीजिएगा। चलिए बताइएगा कि नए साझेदार के प्रवेश पे संपत्ति दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता, तो पुराने साझेदार के हित के होगा, नए साझेदार के हित के होगा, या पारस्परिक लाभ के लिए हो गया, या हितों के लिए होगा। तो नॉर्मली बताएंगे नए साझेदार के प्रवेश के समय संपत्ति और दायित्वों में मूल्यांकन किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? पुराने साझेदार के हित के लिए किया, नए साझेदार के हित के लिए नहीं होगा। बताइए, यार लाइबिलिटी का मूल्यांकन आपने किया तो वो पुराने और नए दोनों के हित की बात हो रही है ना। ठीक है, तो किसके हित के लिए? नए एवं पुराने दोनों के लिए हो जाएगा। लाइबिलिटी यदि ज्यादा था, यदि रिवैल्यूएशन किया अब कम आ गया, यदि आप नए पार्टनर सर तो आपके लिए तो बेनिफिट हुआ। तो ये कि नए और पुराने दोनों के लिए होता है। चलिए आगे बताएंगे। जब एक कंपनी का प्रीमियम की बात कर रहे हैं, एक कंपनी का प्रीमियम पर शेयर का निर्गमन, जो शेयर्स का इशू किया गया वो किस पे किया गया? प्रीमियम पे इशू किया गया। ऐसी स्थिति में परियोजन किनके शेयर को प्रीमियम की राशि का उपयोग किया जा सकता है, मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट हम लोग कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं वो आपको बताना है। तो बताना था कि उपयोग किया जा सकता है, वो आपको कूट के हिसाब से पूछा गया था। सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट आप कहा, ये ध्यान में रखिएगा कि सिक्योरिटी प्रीमियम को कहाँ कहाँ पे यूज करेंगे वो बताना है। तो शेयर पूंजी की हामीदारी और वितरण की लागत पे, कंपनी के सदस्यों को बोनस देने पे, प्रारंभिक व्यय करने पे, अपलिखित करने पे, या प्रतिशोधन पे, अधिमान ऋण पत्रों या प्रीमियम के प्रावधान के लिए कर सकते हैं। तो ऑप्शन कूट में दिया हुआ है 1 2 3, 1 2 4, 1 4 और 2 3 4। तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि नॉर्मली आपको पता है बी ऑप्शन कैसे हो जाएगा जी। विवरण की लागत पे आप लोग को कहीं पे देखे हैं कि प्रीमियम का जो अमाउंट है वो इशू करते हैं? नहीं, आपने कभी पढ़ा होगा। बोनस पे कर लेते हैं, प्रारंभिक एक्सपेंसों पे कर लेते हैं, या शेयर्स को रिडीम करते हैं तो जो प्रीमियम अमाउंट है उस पे कर लेते हैं। माने ये तीनों पे कर लेते हैं। 2 3 4 हो जाएगा डी ऑप्शन। तो आज की क्लासेज हम लोग यहीं पे रखेंगे, बाकी पीडीएफ में आपको और क्वेश्चन अपडेट रहेगा, वो अपलोड कर लीजिएगा। क्वेश्चंस नहीं समझिए, अच्छा क्वेश्चंस नहीं समझे, अच्छा संजय जी क्वेश्चंस नहीं समझे। प्रीमियम, ठीक है, प्रीमियम की राशि यानी जो सिक्योरिटी प्रीमियम जिसको कहते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम की राशि कहाँ उपयोग कर सकते हैं? ठीक है, हादी मीन्स हमको भी नहीं समझ में आया। वो विवरण जो भी प्रोस्पेक्टस होगा ना उसी में कोई कॉस्ट होगा। शेयर्स की पूंजी के हादिम, जो भी लेटर उटर निकाला होगा ये क्या है वो तो हमें नहीं पता, लेकिन विवरण की लागत कर रही है, यानी जो भी विवरण आपका दिए थे उस पे है। अब हादिम का क्या अर्थ है वो हमें नहीं जानकारी है, ज्यादा हिंदी हो गया, कहीं किताब में देखे भी नहीं है। ठीक है, तो प्रीमियम की राशि कहाँ कहाँ यूज करेंगे वो पूछा गया। तो बोनस में हम लोग यूज कर लेते हैं, आप लिखित में यूज करते हैं, और कोई भी शेयर्स को हम लोग रिडीम करते हैं तो उसके लिए जो इक्टा अमाउंट देते हैं उसमें भी यूज कर लेते हैं। तो ये तीनों अमाउंट हमें पता था कि ये तीनों सही है, तो ऑटोमेटिक ये तीनों वाली यही ऑप्शन है। ए वाला ऑप्शन तो कहीं पे है नहीं, क्योंकि ये तीनों हमें निश्चित 100% पता है कि हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। तो ये ऑब्वियसली यदि 1 2 3 4 आता तो अलग बात था, लेकिन हादिम का अर्थ ही नहीं समझ में आया तो ये नहीं, यूज में नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शंस के हिसाब से डी ऑप्शन सही है। आज के लिए क्लासेज हम लोग यहीं पे रखते हैं, बाकी और भी क्वेश्चंस है आपको 50 के आसपास होगा तो वो आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय, गुड नाइट। अच्छा ऐसा ही क्वेश्चंस करवाएंगे, ठीक है ना, कोशिश तो अपनी रहेगी, बाकी आप लोग शेयर कर लीजिएगा।